आज हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे विच इज़ द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कल हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा था और हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। अब हम समझेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। नाउ लेट अस लुक एट दिस ग्राफ। नाउ फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है इट इज़ दैट टेम्परेचर जिस पे किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म एंड लिक्विड फॉर्म दे आर इन इक्विलिब्रियम, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। क्यों लोअर हो जाएगा? क्योंकि वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी लोअर हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डेल्टा TF विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अब डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बड़ा है, सॉल्यूशन का कम है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगी तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा KF। अब मैं मोलालिटी के फॉर्मूला को एक्सपैंड कर दूंगी जैसे मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए किया था। तो नाउ व्हाट इज TF नॉट? TF नॉट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और TF क्या है? इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। What is WB? WB is given mass of solute. And what is WA? WA is given mass of solvent. Now what is KF? KF is the cryoscopic constant or molar depression constant. Cryoscopic constant or molar depression constant. Now if I want to see कि what is the definition of KF, मैं KF को कैसे डिफाइन करूंगी? अगर मैंने मोलालिटी को 1 ले लिया तो माई डेल्टा TF विल बिकम इक्वल टू KF। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है? इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन whose molality is 1, जिसकी मोलालिटी 1 है। Now what is the SI unit of KF? SI unit is Kelvin kg mole inverse. Now let us understand the relationship between KF and delta H fusion. What is delta H fusion? It is enthalpy of fusion. So KF is equal to mR TF naught square by 1000 into delta H fusion. ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हम समझेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। इट इज द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम solvent to the solution या less concentrated solution to more concentrated solution। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? मिनिमम एक्सेस प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू प्रिवेंट देयर एंट्री फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय पाई। Now pi is equal to CRT. C is concentration, number of moles by volume. RT, what is R? R is the gas constant, जिसकी वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन, अगर मुझे प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है तो मैं R की वैल्यू क्या लूंगी?
मैं आर की वैल्यू लूंगी एटमॉस्फेयर लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और अगर मुझे बार में दिया है तो मैं लूंगी बार डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। नाउ आई विल सब्सटीट्यूट अकॉर्डिंगली, और नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट गिवन मास बाय मोलर मास। तो मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला जो मैं न्यूमेरिकल्स में यूज करूंगी डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे क्या डेटा गिवन है। अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी, और अगर मुझे मास गिवन है तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। नाउ व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस हम कहाँ यूज करते हैं, हम अपने घर में भी यूज आरओ, उसको हम पानी फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं, और हम डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में यूज करते हैं जहां पे कि हमें सॉल्ट रिमूव करना है वाटर से। तो व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस का उल्टा। नाउ व्हाट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो हम उसको बोलते हैं दैट दे आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन करेंगे और फिर उसकी एप्लीकेशन को समझेंगे। नाउ लेट अस लुक एट द एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट क्वेश्चन, 200 milliliter of an aqueous solution of a protein contains 1.26 gram। अब हम समझेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमें वॉल्यूम गिवन है 200 ml, वॉल्यूम को हम हमेशा लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 200 डिवाइडेड बाय 1000 विल गिव 0.2 लीटर। गिवन मास हमें गिवन है दैट इज 1.26 ग्राम, दिस इज W। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, टेम्परेचर हमें गिवन है 300 केल्विन, और ऑस्मोटिक प्रेशर हमें गिवन है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर बार में गिवन है तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू भी हम बार में सब्सटीट्यूट करेंगे, 0.083 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। So now we will substitute all the values in the formula. Pi is equal to W by mv RT, and we have to find out the molar mass of the protein. अब ये आपको सारी values given है except m, तो m की value आएगी D 61038 ग्राम पर मोल। ये आपको वैल्यू सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपको सिर्फ इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करनी है, तो यू विल गेट द आंसर इन ग्राम पर मोल। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1.5% solution of urea is found to have osmotic pressure of 6 atmosphere, and 100 centimeter cube of 3.42% solution of cane sugar is found to have osmotic pressure of 2.4 atmosphere। अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर हैं दोनों के, दोनों को मिक्स करने के बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि what would be the osmotic pressure of the resulting solution। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा? अभी अगर हम देखें दोनों को ऐड करके, हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है दैट इज 8.4 एटमॉस्फेयर। दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन आधी रह जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम डिवाइडेड बाय 2, सो दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमारा हाफ हो जाएगा। सो माय आंसर वुड बी 4.2 एटमॉस्फेयर, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो माय आंसर वुड बी 4.2 एटमॉस्फेयर। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज वैन टॉप फैक्टर
एंड व्हाट आर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। अब मान लीजिए मैंने किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया और जैसे मैंने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया तो वो डिसोसिएट हो गया। अगर सॉल्यूट डिसोसिएट हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाएंगे। मान लीजिए मैंने NaCl लिया और मैंने उसको वाटर में डाल दिया। व्हाट विल हैपन? NaCl विल डिसोसिएट इनटू Na+ एंड Cl-। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन विल इंक्रीज। मान लीजिए मैंने बेंजोइक एसिड लिया, बेंजोइक एसिड लिया और मैंने उसको सॉल्वेंट के अंदर डाला। सो व्हाट विल हैपन? बेंजोइक एसिड विल डाइमराइज, ये डाइमराइज करेगा और इसका डाइमर बन जाएगा। इसका मतलब अगर 2 मॉलिक्यूल थे पहले सॉल्यूशन में, आफ्टर डाइमराइजेशन हम कहेंगे कि ये एक डाइमर बन गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन डिक्रीज हो गए। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है। सो दैट मीन्स व्हाट इज वैन हॉफ फैक्टर? इट इज ऑब्जर्व्ड colligative property upon calculated colligative property or we can also say it is normal mass upon abnormal mass. Now by questions we will understand the application of this Van 't Hoff factor. Now let us look at the application of Van 't Hoff factor कि हमें Van 't Hoff factor को कब क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। अब आपको कैसे पता लगेगा क्वेश्चन को देखकर कि इसमें हमें Van 't Hoff factor को इंक्लूड करना पड़ेगा? जब हम देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। अगर क्वेश्चन के अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, कोवेलेंट कंपाउंड है जैसे ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, तो हम क्या करेंगे? हम नॉर्मल वाले फॉर्मूलाज जो आपको मैंने बताए थे, हम वो वाले फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे विदाउट इंक्लूडिंग द वैन 't हॉफ फैक्टर। लेकिन अगर अब इस क्वेश्चन में हम देखें, लेट अस रीड द क्वेश्चन। अ डेसीमोलर सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज 50% डिसोसिएटेड एट 300 केल्विन। तो इसमें तो हमें बता ही दिया कि ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएट हो रहा है इसका मतलब कि हमें वैन 't हॉफ फैक्टर को इंक्लूड करना पड़ेगा। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इज इक्वल टू W बाय MV/RT। अब हमें बोल दिया कि डेसीमोलर मतलब हमें मोलारिटी गिवन है, इसका मतलब हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, और क्योंकि हमें वैन 't हॉफ फैक्टर को भी इंक्लूड करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ICRT। अब हमें बोला कि 50% डिसोसिएटेड है। सबसे पहले तो हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला लिख देंगे। अब हम इसको डिसोसिएट करेंगे 4K प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। अब रिएक्टेंट्स में अगर मैं मान लूं कि मेरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो दिस विल बी 1 माइनस अल्फा, दिस विल बी 4 अल्फा एंड दिस विल बी अल्फा। अब हम क्या करेंगे? माय वैन 't हॉफ फैक्टर I इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल दिस 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा। तो मेरे पास क्या आ गया? 1 प्लस 4 अल्फा। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं इसको ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूला में लगा दूंगी। तो 1 प्लस और 50% डिसोसिएटेड का क्या मतलब है कि मेरा अल्फा 0.5 है। माई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.5। अब मैं इसको सब्सटीट्यूट करूंगी। I की वैल्यू इज
1 प्लस 4 इंटू 0.5, ये मेरी आई की वैल्यू हो गई। देन व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन डेसीमोलर। डेसीमोलर का क्या मतलब है? 0.1 मोलर इंटू 0.1। आर की वैल्यू अगर मैं एटमॉस्फेयर में डालूंगी तो मेरा आंसर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, तो 0.0821 एंड टी मुझे कितना गिवन है? 300 केल्विन। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर का आंसर आएगा 7.48 एटमॉस्फेयर। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एक्वस सोल्यूशन containing 1.248 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड, आपको मोलर मास गिवन है। तो हम देखते हैं आपको पहले क्या क्या गिवन है। हमें क्वेश्चन के अंदर मोलर मास गिवन है 208.34, हमें W गिवन है 1.248 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है कि मेरा वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, वाटर मेरा सॉल्वेंट है, बेरियम क्लोराइड मेरा सॉल्यूट है। बॉइल्स एट 100.0832 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो मुझे बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है? ये मेरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, जिसको हम टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, TB नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो TB कितना गिवन है? 100.0832 डिग्री सेल्सियस। और TB नॉट आप सबको पता है, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। KB आपको गिवन है और आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। अब इसमें तो आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है क्वेश्चन के अंदर कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो आप समझ जाओगे कि BaCl2 को जब हम वाटर में डालेंगे तो डिसोसिएशन ऑफ BaCl2 विल टेक प्लेस। अब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे थे उसमें जो भी सॉल्यूट था वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, लेकिन अब जो हमें सॉल्यूट गिवन है वो इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोसिएट कर जाएगा, तो हमें वैन टॉप फैक्टर को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है उसके आगे हम वैन टॉप फैक्टर I लगा देंगे और अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। TB माइनस TB नॉट कितना आ जाएगा? 100.0832 माइनस 100 इक्वल टू, ये मेरे डेल्टा TB की वैल्यू निकल आएगी। I कैसे निकलेगा? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, I कैसे निकलेगा अब हम समझेंगे। जब बेरियम क्लोराइड डिसोसिएट करेगा तो इट विल फॉर्म हाउ मेनी आयंस? इट विल फॉर्म 3 आयंस Ba2 प्लस 2Cl माइनस। और अभी मैंने आपको बताया था कि अब हम इसको स्टडी कैसे करेंगे। दिस इज 1 माइनस अल्फा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज 2 अल्फा। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा विच कम्स आउट टू बी 1 प्लस 2 अल्फा। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें तो अल्फा निकालना है और हमें बाकी सब कुछ गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे? हम यहां पर 1 प्लस 2 अल्फा सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट KB हमें गिवन है 0.52, WB हमें गिवन है 1.248, MB हमें गिवन है 208.34 एंड WA हमें कितना गिवन है? WA हमें गिवन है 100। तो जब हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.8। जब हम इसको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर आ जाएगा 0.8। नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड क्वेश्चन जिसमें हमें वैन टॉप फैक्टर अप्लाई करना है।
अभी तक हमने कौन से एग्जाम्पल करे थे? अभी तक हमने डिसोसिएशन के एग्जाम्पल पढ़े थे कि जिसमें हमने जब सॉल्यूट डाला सॉल्वेंट के अंदर तो वो बहुत सारे पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि जब हमने सॉल्यूट को डाला और एसोसिएशन हो गई तो हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। फिनॉल एसोसिएट्स इन बेंजीन टू फॉर्म डाइमर। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्लैरिटी आ गई कि हमें एसोसिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 × 10⁻⁻² kg of phenol in 1 kg of benzene has its freezing point decreased by 0.69 Kelvin। अब जब क्वेश्चन में आपने इस लाइन को पढ़ा कि फ्रीजिंग पॉइंट हैज़ बीन डिक्रीज्ड बाय 0.69 केल्विन, इसका मतलब कि हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिनॉल। अब हम क्या करेंगे? नाउ वी विल सी कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें WB गिवन है 2 × 10⁻² kg, और हमें क्या गिवन है? हमें WA गिवन है। WA हमें कितना गिवन है? इट इज गिवन 1 kg। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है 0.69 केल्विन, एंड हमें KF भी गिवन है, दैट इज 5.12। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF इंटू मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो अब हम इसमें I KF इसको हम लिख देंगे WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। Now how will we find out the molar mass of phenol? हम phenol का molar mass calculate कर लेंगे and we will substitute it here. Then this is the formula of phenol. और I की वैल्यू हम कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे? Now let us look. हम कह रहे हैं कि डाइमर बन रहा है, इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ फिनॉल एसोसिएट करेंगे टू फॉर्म अ डाइमर C6H5OH का होल ट्वाइस। सो दिस विल बी 1 माइनस अल्फा एंड दिस विल बी अल्फा बाय 2, क्योंकि डाइमर बन रहा है। अगर ट्राइमर बन रहा होता तो अल्फा बाय 3। सो नाउ I is equal to 1 minus alpha plus alpha by 2 equal to 1 minus alpha by 2। तो अल्फा की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी और I की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अब हमें वैन टॉप फैक्टर भी निकालना है और हमें अल्फा भी निकालना है। तो वैन टॉप फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? हम इसके अंदर 1 माइनस अल्फा बाई 2 को सब्सटीट्यूट कर देंगे। दैट इज वी आर सब्सटीट्यूटिंग वैन टॉप फैक्टर की जगह पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। KF की वैल्यू आपको गिवन है, WB आपको गिवन है, मोलर मास ऑफ फिनॉल का कैलकुलेट कर लोगे। तो जब आप ये सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करोगे तो आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। नाउ व्हाट विल यू सब्सटीट्यूट हियर? यू विल सब्सटीट्यूट 0.69। दिस यू हैव टू कैलकुलेट। इसको आप रीअरेंज कर लेंगे। KF की वैल्यू 5.12, WB की वैल्यू आपको गिवन है 2 × 10⁻⁻², MB की वैल्यू you will find out the molar mass of phenol into 1000 upon WA, and from here alpha का आंसर आ जाएगा 0.73। Now let us move on to the next question
That is the next application of Van't Hoff factor. Let us read question number 6. Which of the following 0.1 molar aqueous solution will have lowest freezing point? अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will identify कि कौन इलेक्ट्रोलाइट है और कौन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो रहा है. Now let us see potassium sulfate. Potassium sulfate is K2SO4, 2K plus SO4 2 minus. कितने पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो गया? 3 पार्टिकल्स. Now let us look at sodium chloride. Sodium chloride Na plus Cl minus. अगर हम कह रहे हैं कि ये 100% डिसोसिएटेड है तो I will be 3 here, I will be 2 here. Now let us see urea. Urea is an organic compound and it is non-electrolyte. Let us see glucose, C6H12O6. This is also a non-electrolyte. तो मेरा Van't Hoff factor सबसे ज़्यादा किसका है? मेरा Van't Hoff factor सबसे ज़्यादा K2SO4 का है. Now Van't Hoff factor is directly proportional to the colligative property. Colligative property क्या होती है? Colligative property हमारी है elevation in boiling point और हमारी है depression in freezing point. तो अब मुझे क्या पूछा है कि किसका freezing point सबसे कम है. अगर मैं कह रही हूं कि I is directly proportional to colligative property, इसका मतलब I is directly proportional to depression in freezing point. इसका मतलब क्या है कि अगर I की वैल्यू ज़्यादा है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होगा. तो सबसे ज़्यादा I की वैल्यू किसकी है? पोटेशियम सल्फेट की. तो इसका मतलब सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? पोटेशियम सल्फेट का. सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा पोटेशियम सल्फेट का. अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि यही आपको 4 MCQs में ऑप्शंस दिए हैं और आपसे पूछा जाता कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा. अगेन अब हम समझेंगे कि सिंस I इज प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका I ज़्यादा है उसी का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? पोटेशियम सल्फेट का. अब हम और क्वेश्चन से समझेंगे कि हाउ टू अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स. अब हम एक क्वेश्चन करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का. आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था जिन सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उनको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं. अब देखते हैं 0.004 मोलर solution of Na2SO4 is isotonic with 0.01 molar solution of glucose at same temperature. Apparent degree of dissociation of Na2SO4 is, और आपको ये 4 ऑप्शंस गिवन है. अब हम क्या करेंगे कि हम समझेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज. फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे ICRT और यहाँ पे सिर्फ CRT. RT कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा. यू आर लेफ्ट विद I इंटू C. इसका C कितना है? 0.004 और इसका कितना है? 0.01. यहाँ से जब आप I की वैल्यू कैलकुलेट करोगे इट विल कम आउट टू बी 2.5. अब हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे.
ग्लूकोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, Na2SO4 कैसे डिसोसिएट करेगा, 2Na plus SO4 2 minus. This will be 1 minus alpha, 2 alpha and alpha. I will be 1 minus alpha plus 2 alpha plus alpha, which is equal to 1 plus 2 alpha. तो जब हम I की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, इट विल कम आउट टू बी 0.75, जिसका क्या मतलब है कि मेरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 75%। तो आज आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और वैन हॉफ फैक्टर समझा है। इसके सारे फॉर्मूलाज आपको बता दिए हैं। तो अब आपने मॉड्यूल में जो इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको ये एप्लीकेशंस बताई हैं वैसे ही उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप देखोगे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू।